सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में पुनः स्वागत है। तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं अर्थशास्त्र के विनयाधिकारिक पर, जिसके पंचम भाग में हमने उपधाभि शौचा शौच ज्ञानम अमात्यानाम इस प्रकरण का अध्ययन किया था। आज के इस छठे भाग में हम गूढ़ पुरुषोत्पत्ति यानी कि स्थायी गुप्तचरों की नियुक्ति राजा को कैसे करनी है, इस विषय को इस भाग में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। किसी भी देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की जाती है। तो आज के युग में बात करें तो आजकल भी राष्ट्र की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए राष्ट्र के अंदर भी गुप्तचरों की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्र के बाहर भी गुप्तचरों की नियुक्ति की जाती है। जैसे कि राष्ट्र की बाह्य सुरक्षा के लिए अजीत डोभाल जैसे बड़े अधिकारी को गुप्तचर के रूप में पाकिस्तान भेजा गया था, ताकि राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को बनाया जा सके। तो प्राचीन काल में राजतंत्र था और राजा ही गुप्तचरों की नियुक्ति करता था, और उसको किस किस विधाओं के गुप्तचरों की नियुक्ति करनी है, इस बात को इस भाग में कौटिल्य ने रखा है। तो चलिए देखते हैं। तो अर्थशास्त्र के पहले अधिकरण विनयाधिकारी के एकादश अध्याय से 7वां प्रकरण कौटिल्य प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है गूढ़ पुरुषोत्पत्ति यानी कि गुप्तचरों की नियुक्ति। तो यहाँ पर दो प्रकार के गुप्तचर कौटिल्य ने वर्णित किए हैं। पहला है स्थायी गुप्तचर और दूसरा है अस्थायी गुप्तचर। तो इस भाग में 5 स्थायी गुप्तचरों के बारे में कौटिल्य वर्णन करने वाले हैं। तो 9 प्रकार के यहाँ पर गुप्तचर कौटिल्य ने बताए हैं। तो चलिए देखते हैं। उपधाभि शुद्धम अमात्य वर्ग गूढ़ पुरुषान उत्पादयेत यानी कि गुप्त उपायों द्वारा। तो इससे पहले जो हमने अमात्यों के गुप्त उपायों द्वारा परीक्षण देखे थे, धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा और भयोपधा। तो इन 4 प्रकार के गुप्त उपायों द्वारा जो अमात्य शुद्ध पाए जाएं, ऐसे अमात्य वर्ग को गूढ़ पुरुषों को नियुक्त करना है। यानी कि जो गुप्त उपायों द्वारा जो अमात्य वर्ग शुद्ध पाए जाएं, ऐसा अमात्य वर्ग गूढ़ पुरुषों को नियुक्त करे। तो वह कौन कौन से होते हैं? तो 9 प्रकार के यहाँ पर गुप्तचर वर्णित किए हैं। कापटिको दास्थित गृहपतिक वैदेहक तापस व्यंजनान सत्रितीक्षण रसद भिक्षुकीश्च। तो पहला है यहाँ पर कापटिक, और दूसरा है उदास्थित, तीसरा है गृहपतिक, चौथा है वैदेहक, 5वां है तापस, 6ठा है सत्री और 7वां है तीक्षण, रसद है 8वां और अंतिम है भिक्षुकी। इस प्रकार से 9 प्रकार के गुप्तचर होते हैं, जिनमें से प्रारंभ के 5 को यहाँ पर कौटिल्य वर्णन करने वाले हैं, जिन्हें कहा जाता है स्थायी गुप्तचर। तो कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक और तापस, इन 5 गुप्तचरों के बारे में कौटिल्य वर्णन करने वाले हैं। तो पहला है कापटिक। तो चलिए देखते हैं। परमर्मज्ञ प्रगल्भश्छात्रः कापटिकः यानी कि दूसरों के मर्मों को जानने वाला, प्रगल्भ यानी कि जो दबंग हो और छात्र भेषधारी हो, ऐसा जो गुप्तचर होता है उसे कापटिकः ऐसा गुप्तचर कहा जाता है। तो यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कापटिक नाम का गुप्तचर उसका स्वरूप क्या होता है, तो उसका है परममर्ज्यः प्रगल्भः और छात्र भेषा, यानी कि जो दूसरों के मर्मों को जानने वाला हो और दबंग हो और छात्र भेषधारी हो। तो यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कापटिक नाम का जो गुप्तचर है उसका कौन सा वेश होता है, तो उसका वेश है छात्र वेशधारी या विद्यार्थी के भेष में रहने वाला जो गुप्तचर हो। तो उसका कार्य क्या है? तो तम अर्थमानाभ्याम उत्साह्य मंत्री ब्रूयात, यानी कि उस गुप्तचर को या उस व्यक्ति को मंत्री धन इत्यादि देकर, धन, सत्कार, सम्मान इत्यादि देकर उसे संतुष्ट करके मंत्री उससे बोले, क्या बोले? राजानम माम च प्रमाणम कृत्वा यस्य यद अकुशलम पश्यसि तत्तदानीम एव प्रत्यादिशेति। तो मंत्री उसे धन इत्यादि देकर उसको संतुष्ट करे, और संतुष्ट करने के बाद उसको बोले कि राजा और मुझे साक्षी मानकर, या मुझे और राजा को, मंत्री यानी कि खुद को कह रहा है कि मुझे और राजा को प्रमाण मानकर या साक्षी मानकर, जिसका जो भी कुछ अकुशल हो या हानि हो, वह जो भी तुम देखो वह हमें सब कुछ तुरंत बताओगे। तो उसका काम क्या बता रहे हैं कि वह छात्र के भेष में रहे और उसको धन, जो भी उसकी पदवी के अनुसार जो धन देना हो, आजीविका के रूप में धन, सत्कार इत्यादि सब कुछ देकर मंत्री उससे कहे कि मुझे और राजा को तुम सब कुछ बताओगे, राज्य में जो भी तुम अकुशल देखो वह तुम तब के तब ही मुझे बताओगे, मुझे या राजा को। तो अगला है उदास्थित नाम का
स्थायी गुप्तचर। तो चलिए देखते हैं। प्रव्रज्या प्रत्यवसितः, प्रज्ञा शौच युक्त उदास्थितः यानी कि बुद्धिमान हो, प्रज्ञा यानी कि बुद्धिमान हो, शौच युक्तः यानी कि जो शुद्ध हो, पवित्र हो या विश्वसनीय हो, ऐसा जो व्यक्ति है। और कैसा हो? प्रव्रज्या प्रत्यवसितः, और सन्यासी भेषधारी गुप्तचर को उदास्थित नाम का गुप्तचर कहते हैं। तो उदास्थित नाम का जो गुप्तचर है वह कौन से भेष में रहता है? तो वह सन्यासी के भेष में रहता है। और वह कैसा होना चाहिए? प्रज्ञा शौच युक्त यानी कि बुद्धिमान हो और विश्वसनीय हो, ऐसा जो गुप्तचर है उसे उदास्थित नाम का गुप्तचर कहेंगे। तो आपसे यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है उदास्थित नाम का जो गुप्तचर है उसका भेष कौन सा होता है, तो उसका भेष है सन्यासी। आगे कह रहे हैं स वार्ता कर्म प्रदिष्टायाम भूमौ प्रभूत हिरण्यान्ते वासी कर्म कारयेत, यानी कि वह जो सन्यास भेषधारी जो गुप्तचर है वह अपने साथ बहुत सारे विद्यार्थियों को लेकर या शिष्यों को लेकर और धन इत्यादि को लेकर जहाँ पर कृषि कार्य किया जा सकता हो या कृषि पशुपालन और वाणिज्य आदि का स्थान जहाँ पर नियुक्त किया गया हो, ऐसे स्थान पर जाकर विद्यार्थियों के द्वारा इन सभी वाणिज्य कृषि इत्यादि कार्यों को वह करे। तो उदास्थित नाम का जो सन्यासी भेषधारी गुप्तचर है उसे राजा धन, कृषि के लिए भूमि या पशुपालन के लिए पशुओं को देकर वहाँ पर वह अपने विद्यार्थियों के साथ या अपने छात्रों के साथ जाकर वह सभी कार्यों को करे, वाणिज्य कर्म करे वहाँ पर, और कृषि पशुपालन कर्म वहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा करवाए। तो चलिए आगे देखते हैं। कर्मफलाच्च सर्वप्रव्रजितानां ग्रासाच्छादनावस्थान प्रतिविदध्यात्, यानी कि पूर्वोक्त जो कर्म उनके फलों से, तो वाणिज्यादि पशुपालन इत्यादि कर्मों से जो भी उनको आमदनी प्राप्त हो उससे सर्वप्रव्रजितानां सभी प्रकार के सन्यासियों के ग्रासाच्छादनावस्थान प्रतिविदध्यात्, धन वस्त्र इत्यादि, धन वस्त्र निवास इत्यादि उनको उन सन्यासियों को देना है। यानी कि कृषि पशुपालन वाणिज्यादि कर्मों से जो भी आमदनी उस सन्यास भेषधारी उदास्थित नाम के गुप्तचर को प्राप्त हो, उसके शिष्यों को प्राप्त हो, उससे सभी प्रकार के सन्यासियों के भोजन वस्त्र निवास आदि का प्रबंध उन्होंने उदास्थित नाम के गुप्तचर ने वहाँ पर करना है। वृत्तिकामाश्चोपजपेत, और जो इस प्रकार के धन वस्त्र इत्यादि की या आजीविका की स्थायी रूप से कामना करता हो, यानी कि जो भी ऐसा सन्यासी हो जो भोजन आदि की विवक्षा करता है स्थायी रूप से, ऐसे लोगों को वह उदास्थित नाम का या सन्यास भेषधारी जो गुप्तचर है वह वशीभूत करके उसको समझाते हुए कहें एते नैव वेशेण राजार्थः चरितव्यो भक्तवेतन काले च उपस्थातव्यमिति, यानी कि तुम इसी सन्यासी भेष में रहकर राजा के लिए कार्य करो, और जब भी तुम्हें अन्न वस्त्र इत्यादि वेतन इत्यादि की आवश्यकता हो तुम मुझे इसी स्थान पर मिलो, यानी कि इस ही सन्यासी भेष में रहकर तुम राजा का कार्य करो, और जब तुम्हें वेतन आदि का आवश्यकता हो या उसका जब समय आए तो उस समय तुम मुझे इसी स्थान पर फिर से मिल जाना। तो सर्वप्रव्रजिताश्च स्वं स्वं वर्गम उपजपेयुः, यानी कि सन्यासी अपने अपने वर्गीय सन्यासियों को भी यही समझाए। तो यहाँ पर उदास्थित नाम के जो गुप्तचर है उसका वर्णन किया गया है कि वह सन्यासी भेषधारी रहे और अपने शिष्यों के साथ जो उनके लिए कृषि पशुपालन इत्यादि के लिए जो भूमि नियुक्त की गई है वहाँ पर जाकर वह अपने शिष्यों के द्वारा वह इस कार्य को संपादित करें। वहाँ पर उन्होंने क्या क्या कार्य करने हैं? कृषि पशुपालन इत्यादि वहाँ पर उनको कार्य करने हैं, और कृषि पशुपालन इत्यादि कर्मों से जो उनको फल की प्राप्ति होगी, जो धन उनको प्राप्त होगा, उनसे उनको अन्य सन्यासियों की मदद करनी है, उनको भोजन स्थान निवास इत्यादि का उन्होंने प्रबंध करना है। और जो भी ऐसा सन्यासी हो जो स्थायी रूप से आजीविका की इच्छा रखता हो या धन वस्त्र इत्यादि की आवश्यकता रखता हो, उसके प्रति उन्होंने कहना है कि तुम सन्यासी के वेश में ही रहकर राजा के लिए कार्य करो, और जब भी तुम्हें वेतन की आवश्यकता होगी, वेतन का समय आए, तो तुम मुझे इस स्थान पर मिल जाना। और इस तरह से वह जो सन्यासी है वह अपने सन्यासी वर्गों में जाकर कहे। तो यह कार्य है उदास्थित नाम के सन्यासी भेषधारी गुप्तचर का। तो अगला है गृहपति का। तो उसके बारे में लिखते हैं कर्षको वृत्तिक्षीणः प्रज्ञा शौचयुक्तः गृहपति का व्यंजनः। तो प्रज्ञा शौचयुक्तो यानी कि जो विवेकशील हो या जो बुद्धिमान हो और जो पवित्र हो, विश्वसनीय हो, और वृत्तिक्षीण निर्धन हो यानी कि वृत्ति से क्षीण हो, और कर्षकः यानी कि कृषक भेषधारी हो यानी कि जो किसान के भेष में हो, ऐसा गुप्तचर
गृहपतिक नाम का गुप्तचर कहलाता है। तो गृहपतिक नाम के गुप्तचर का क्या लक्षण है? तो लक्षण है वह कृषक के भेष में रहे, यानी कि किसान के भेष में रहे, वृत्ति से क्षीण रहे, निर्धन कृषक के रूप में रहे और बुद्धिमान हो और विश्वसनीय हो। वह जो गुप्तचर होगा वह गृहपतिक नाम का गुप्तचर कहलाएगा। स कृषि कर्म प्रतिष्ठायाम भूमौ इति समानम पूर्वेण, यानी कि वह गृहपतिक गुप्तचर कृषि कार्य के लिए जो नियुक्त की गई हो, क्या की गई हो? भूमि। तो कृषि कार्य के लिए जो भूमि नियुक्त की गई हो वहाँ पर जाकर उदास्थित नाम के गुप्तचर का जो कार्य था उसके समान ही वह भी कार्य करे। यानी कि जो उदास्थित नाम का गुप्तचर था वह वाणिज्य कर्म, कृषि, पशुपालन इत्यादि के लिए उसे भी भूमि दी गई थी, और यहाँ जो गृहपतिक नाम का कृषि भेषधारी गुप्तचर है उसे भी कृषि कार्य के लिए राजा भूमि को प्रदान करें और वह वही सारे काम करे जो उदास्थित नाम के गुप्तचर ने किए थे। तो उसको भी आसपास का जो वातावरण है उसको पता करके सीधा राजा या मंत्री को रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर यह निर्देश किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब वैदेहक नाम के गुप्तचर के बारे में बता रहे हैं। तो लक्षण है वाणिज्यको वृत्ति क्षीणो प्रज्ञा शौच युक्तो वैदेहक व्यंजनः, यानी कि वृत्ति से क्षीण हो, निर्धन व्यापारी के भेष को धारण किए हुए हो और प्रज्ञावान हो, बुद्धिमान हो, पवित्र हो, विश्वास पात्र हो, ऐसा जो गुप्तचर हो उसे वैदेहक गुप्तचर कहा जाएगा। तो जो निर्धन व्यापारी के भेष में हो और जो बुद्धिमान हो और पवित्र हो, ऐसे जो गुप्तचर होंगे उन्हें वैदेहक गुप्तचर कहा जाएगा। और उनका कार्य क्या रहेगा? स वाणिज्य कर्म प्रतिष्ठायाम समानम पूर्वेण, यानी कि वह जो व्यापारी के भेष को धारण किए हुए जो गुप्तचर है उस गुप्तचर के लिए कृषि कार्य इत्यादि के लिए या जो उसके व्यापार के लिए नियुक्त की गई जो भूमि है वहाँ पर जाकर उसको उदास्थित नाम की गुप्तचर के समान ही कार्य करने हैं। तो उस जो वाणिज्य या जो व्यापारी के भेष में जो गुप्तचर है उसके लिए, उसके कार्य के लिए जो जगह नियुक्त की गई हो वहाँ पर उसको जाना है और उदास्थित के भांति उसको राज्य के वृत्तांत को जानकर उसको सारा वृत्तांत मंत्री और राजा को बताना है। तो यह कार्य है वैदेहक नाम के गुप्तचर का। अगला है तापस नाम का गुप्तचर। तो चलिए देखते हैं। मुंडो जटिलो वा वृत्तिकामः तापस व्यंजनः, यानी कि जो वृत्ति की कामना करता हो या जिसे आजीविका की इच्छा हो, और मुंड जो वृत्ति के लिए या जो आजीविका के लिए अपने सिर को मुंडवाए हुए हो, और जटिलो यानी कि जो जटाधारी हो, ऐसा जो गुप्तचर है वह तापस गुप्तचर कहलाएगा। यानी कि आजीविका हेतु जो सिर को मुंडवाए हुए हो या जटाधारी हो, और राजा के कार्य करने के लिए जो ऐसा गुप्तचर नियुक्त किया जाता है उसे तापस नाम का गुप्तचर कहते हैं। उसका कार्य क्या है? स नगराभ्यासे प्रसूत मुंड जटिलांते वासी शाकम यवसमुष्टिम वा मासद्विमासांतरम प्रकाशम अश्नीयात गूढ़मिष्टमाहारम, यानी कि वह जो मुंड या जटाधारी तापस गुप्तचर है कहीं नगर के समीप में रहकर बहुत सारे मुंड अथवा जो जटिल छात्र हो, विद्यार्थी हो, उनको ले जाकर थोड़ा सा शाक या एक मुट्ठी जौ को मास या 2 मास में प्रकाश रूप में लोगों के सामने खाना है, और गूढ़मिष्टम आहारम, और एकांत में या अप्रकाश में छिपे रहकर उसको मनवांछित भोजन को खाना है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वह जो तापस नाम का जटाधारी या जो मुंड गुप्तचर है उसको राजा के समीप ही किसी नगर में वास करना है, और वास करते हुए उसको अपने छात्रों को ले जाना है अपने साथ। छात्र जो उसके मुंड होंगे या साधु वेशधारी होंगे, तो उसको वहाँ पर कैसे अपनी छवि को दिखाना है कि मैं एक तापस हूँ। तो उसके लिए उसको लोगों के सामने मास या 2 मास बाद एक जौ की मुट्ठी खानी है। मुट्ठी खा के ही काम चलाना है कि मैं सिर्फ इतना ही आहार करता हूँ, और जब वह अकेला हो या छिपा हुआ हो वहाँ पर वह अपने मनवांछित भोजन को करे, अपने मनवांछित आहार को वह खाए। तो इस तरह से उसको अपना कार्य करना है। तो इसमें लिखा है यवसमुष्टिम, यानी कि जौ की एक मुट्ठी मास या 2 मास बाद उसको सबके सामने, लोगों के सामने खानी है कि यह तापस है, इतना ही खाते हैं। या शाक को थोड़ा सा उसको सब्जी हल्की सी कोई जो शाक दाल हो वह खानी है कि मैं इतने से ही कार्य चलाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं भोजन नहीं करता। इससे जो लोग हैं उनके मन में उसके लिए तापस की या तपस्वी की छवि वहाँ पर बन जाएगी। और जब वह अकेला हो या छिपा हुआ हो तो वह मनवांछित आहार को करे। आगे कह रहे हैं
वैदेहकान्ते वासिनश्चैनं समिद्ध योगैः अर्चयेयुः। वह जो व्यापारी के भेष में गुप्तचर है वह उस तपस्वी रूपी यानी कि जो उस तापस के रूप में गुप्तचर है उसके पास अपने अनुचरों के साथ जाए और उसकी पूजा अर्चना करे, यानी कि लोगों के मन में उसकी ऐसी छवि बैठाएं कि यह एक सिद्ध पुरुष है। इसके लिए वह जो व्यापारी भेष में गुप्तचर है वह एक व्यापारी बनकर उसके पास जाए और उसकी लोगों के सामने अर्चना पूजा करें कि यह तो बहुत ही सिद्ध पुरुष है, भविष्य के वक्ता हैं और दिव्य शक्तियों से यह युक्त हैं। शिष्याः च अस्य वदयेयुः। और उसके जो मुंड और जटाधारी शिष्य हैं वह उसके बारे में बताएं कि यह जो मनुष्य है या यह जो तपस्वी है यह दिव्य शक्तियों से अलंकृत हैं। असौ सिद्धः सामेधिक इति। यह जो पुरुष है यह सिद्ध है यानी कि दिव्य शक्तियों से अलंकृत है और भविष्य के वक्ता है और दिव्य शक्तियों से अलंकृत है। ऐसी भ्रांति को वह लोगों में चारों तरफ फैला दे, उसके जो शिष्यगण हैं। समेधा शास्त्रिभिः च अभिगतानाम अंग विद्यया शिष्य संज्ञाभिश्च कर्माणि अभिजने अवसितानि आदिशेत। तो आगे उसका स्वरूप वर्णन कर रहे हैं कि अपने भविष्य फल को जानने के लिए आए हुए जो वहाँ पर लोग हैं उनके परिवार की पहचान या उनके शरीर में स्थित कोई चिन्ह जैसे कि हाथों की रेखाएं हैं उन सभी को अपने शिष्यों के इशारों के मुताबिक उनको समझाएं। तो शिष्य भी उनमें उसकी मदद करेंगे, यानी कि हाथ देखकर या शिष्यों के इशारों के मुताबिक वह उनके भविष्य को बताएं कि तुम्हारे परिवार की यह पहचान है, तुम यहाँ रहते हो, तुम ये करते हो या तुम्हारे साथ यह होने वाला है। यह सभी बात वह अपने शिष्यों के इशारों के मुताबिक जो शिष्य उसको जो उसके गुप्तचर होंगे वह उनका वृत्तांत पहले ही इकट्ठा कर ले। तो यह यहाँ पर वर्णन किया है। तो आगे कह रहे हैं अल्पलाभम अग्निदाहम चोरभयम दुष्यवदम तुष्टिदानम विदेश प्रवृत्ति जानम इदमद्य श्वो वा भविष्यतीदम वा राजा करिष्यतीति। यानी कि वह जो तापस है या तापस वेशधारी जो गुप्तचर है उन जिज्ञासुओं को वह यह भी बताए कि इस कार्य के करने से तुम्हें थोड़ा लाभ होगा या इसको करने से तुम्हें ज़्यादा लाभ होगा, या आग लगना चोर भय है, या इसके अतिरिक्त राजा का कौन कौन सा विरोधी मारा जाएगा, या राजा इन पुरुषों को अब इनाम देने वाले हैं। और देश विदेश की जो घटनाएं हैं उनके बारे में वह बताया कि क्या क्या देश विदेश में गतिविधियां हो रही है, या अमुक कार्य आज होने वाला है या अमुक कार्य कल होगा। इस तरह से वह सारे भविष्य कथनों को उन लोगों के सामने जो जिज्ञासु हैं उनमें से उन सभी को सामने वह इस विषय को रख दे कि यानी कि जो वह तापस वेशधारी जो गुप्तचर है वह लोगों के पास जाकर जब उसकी छवि बन जाए कि यह एक सिद्ध पुरुष है, उसके बाद लोग जब उसके पास आएँ तो उनके हाथ वगैरह देखकर या उनके बारे में उनकी परिवार की पहचान बताकर उनको अपने वश में कर ले, और वश में करने के बाद उनके विभिन्न वृत्तांतों को बताए कि इसमें तुम्हारा थोड़ा लाभ होने वाला है, इसमें तुम्हारा ज़्यादा लाभ होने वाला है, फलां जगह पर आग लगने वाली है, या तुम्हारे घर में चोरी होने वाली है, या राजा का यह विरोधी मारा जाएगा, या राजा इस पुरुष को अभी सम्मान देने वाले हैं, या विदेश की क्या गतिविधियां हैं, या आज क्या होने वाला है, कल क्या हो सकता है, या राजा आगे क्या करने वाला है। इन सभी वृत्तांतों को वह भविष्य कथन के रूप में उन लोगों के सामने तपस्वी वेशधारी गुप्तचर रखे। आगे कह रहे हैं तदस्य गूढ़ाः सत्रिणश्च संवादयेयुः। यानी कि उस भविष्य कथन में उस तापस गुप्तचर की सहायता अन्य गुप्तचरों को भी करनी चाहिए। यानी कि वह तपस्वी वेशधारी गुप्तचर की इस कार्य में जो सहायता है वह अन्य गुप्तचरों ने भी करनी है। कापटिक जो उदास्थित या गृहपतिक है उन सभी को भी उस तापसी वेशधारी गुप्तचर की सहायता करनी है। सत्व प्रज्ञा वाक्य शक्ति संपन्नानाम राजभाव्यम अनुव्याहरेन मंत्र संयोगम च। आगे उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि उसको क्या करना है। आगे कह रहे हैं कि भविष्य फल संबंधित प्रश्न पूछने वालों में से जो अभिमान रहित हो, सत्व हो और विवेकशील हो, और जो वाक्य का पट्टू हो या वाक्य शक्तिमान हो, ऐसे जिसमें गुण हो, ऐसे व्यक्ति के प्रति उस तापस गुप्तचर ने कहना है कि तुम्हें बहुत जल्दी राजा से तुम्हारी मुलाकात होने वाली है, या राजा से तुम्हें धन की प्राप्ति होने वाली है, और बहुत ही जल्दी तुम्हारी मंत्री से भी मुलाकात होगी। यानी कि जो वह गुप्तचर है, तापसी गुप्तचर,
जब वह लोगों के सामने अपना वृत्तांत रख देगा, उसके बाद कोई जो उसको विवेकशील व्यक्ति मिले उसके सामने एक यह भविष्य कथन करना है कि राजा के साथ तुम्हारी बहुत जल्दी मुलाकात होगी और राजा तुम्हें बहुत सारा धन देने वाले हैं और मंत्री के साथ तुम्हारा जल्दी ही संयोग होगा। मंत्री चैषाम वृत्ति कर्मभ्याम वियतेत, और मंत्री को भी, जो मंत्री है उसको भी इस कार्य में उसकी मदद करनी चाहिए, यानी कि जो मंत्री है इस भविष्यवाणी को सिद्ध करने के लिए उस व्यक्ति से मिलन करें और उसे धन आजीविका आदि देकर उसे तापसी के प्रति भविष्य कथन को सिद्ध करे। तो उस मंत्री को भी उस तापसी वेशधारी गुप्तचर की सहायता करनी है। ये च कारणाद अभिक्रुद्धाः तान अर्थमानाभ्याम शमयेत, और जो किसी कारणवश वहाँ पर क्रोधित हो जाए उनको मान यानी कि जो उनको धन देकर और उनको सत्कार देकर उनके गुस्से को शांत करना चाहिए। तो उस तापसी वेशधारी गुप्तचर के पास जो भविष्य फल जानने के लिए लोग आए होंगे, उन सभी में से कोई किसी भी कारणवश क्रोधित हो जाए, उसको धन देकर या उसको सत्कार इत्यादि देकर ही उसको उसका क्रोध शांत करना है। और जो अकारण क्रुद्धान तूषणीम दंडेन राजद विनष्ट कारिणश्च, और जो बिना कारण की ही वहाँ पर क्रोधित होते हों, ऐसे जनों को दंडेन, ऐसे लोगों को मंत्री इत्यादि की सहायता से या अन्य गुप्तचरों की सहायता से उनको मार देना चाहिए या उनका वहाँ पर हनन कर देना चाहिए। तो यहाँ पर दो प्रकार के व्यक्ति बताए, जो कारणवश क्रुद्ध हो उनको धन देकर या उनको सत्कार देकर उनको शांत करें, परंतु जो कारण ही क्रुद्ध हो जाए ऐसे लोगों को दंड देकर उनको विनष्ट किया जाए या उनको मार दिया जाए। जो राजा के अहितैषी होंगे ऐसे लोगों को वहाँ पर मार देना चाहिए। आगे कह रहे हैं, इसी जो वाक्य है श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। पूजिताश्चार्थमानाभ्याम राज्ञा राजोपजीविनां जानीयुः शौचमित्येताः पंचसंस्थाः प्रकीर्तिताः। तो राज्ञा अर्थमानाभ्याम राज उपजीविनां च पूजिताः एताः शौचम इति जानीयुः पंचसंस्थाः प्रकीर्तिताः। तो धन और सत्कार से जो राजा के द्वारा पूजित हैं राजा के उपजीवी पुरुष, उन सभी के शुद्धता की या उन सभी के विश्वसनीयता की इस प्रकार से जानकारी करनी चाहिए। और इस प्रकार से इस अध्याय में 5 प्रकार के स्थायी गुप्तचरों को कौटिल्य ने रखा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार से राजा के द्वारा धन और सत्कार से सम्मानित गुप्तचर अमात्य आदि जो राजा के उपजीवी पुरुष हैं, उन सभी के सद्व्यवहारों को भली भांति जानना चाहिए। और इस अध्याय में कापटिक इत्यादि 5 प्रकार के गुप्तचरों का निरूपण इस प्रकार से कर दिया गया है। तो 5 प्रकार के गुप्तचर जो थे वह स्थायी गुप्तचर कहलाएंगे। कौन कौन से हैं? कापटिक जो विद्यार्थी भेषधारी है, उदास्थित जो संन्यास भेषधारी है, गृहपतिक जो निर्धन कृषक भेषधारी है, वैदेहक जो व्यापारी वेशधारी है, तापस जो मुंडया जटिल जटा वेशधारी है। इस तरह से यह 5 प्रकार की गुप्तचर क्या हैं? स्थायी गुप्तचर हैं। इसके बाद अगले जो गुप्तचर हैं उसका निरूपण अगले प्रकरण में कौटिल्य रखने वाले हैं। तो इस प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र के पहले अधिकरण विनयाधिकारी के 7वें प्रकरण गूढ़ पुरुषोत्पत्ति में भी स्थायी गूढ़ पुरुषोत्पत्ति नामक यह 11वां अध्याय समाप्त होता है। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, और वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मित्रों के साथ शेयर करें। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है इसके लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, और आपको यदि हमारा चैनल इंपॉर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।